जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। का दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन स्टडी विद धीरज। मेरा नाम धीरज है, ना कि आत्मन। आत्मन यानी कि सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी विद धीरज। सो आज का थंबनेल देख के या आप लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज का वीडियो अभी तक के सभी वीडियो से बिल्कुल ही अलग होने वाला है। जी हाँ, आज का वीडियो जो है वो अभी तक के जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए उन सबसे अलग इसलिए होने वाला है क्योंकि कल एक कमेंट आया था, उसमें लिखा था कि आजकल तो कोई भी पढ़ाने आ जाते हैं। अब उसके नीचे फिर एक और कमेंट आया, उसमें लिखा था कि इसको एज अ हेटर मत लेना, एज अ सजेशन लेना। या मैं हमेशा मेरे हेटर्स जो भी हैं, मतलब जो भी गिने चुने हेटर्स हैं, मुझे पता है कि मेरे हेटर्स ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है क्योंकि मेरे नोटिफिकेशन आ जाता है। सो मैं हमेशा हेटर्स को एज अ फ्रेंड मानता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जो हेटर्स होते हैं ना, वो हमेशा हमारी प्रॉब्लम्स या फिर हमारी जो खूबी, मतलब कि हमारी जो डिसएडवांटेज या फिर जो हम लोग नहीं कर सकते उसके बारे में हमको बताते हैं। सो उससे हमको ये पता चलता है कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है ना, उसको गलती निकालना बहुत अच्छे से आता है। वो खुद कुछ नहीं कर पाते पर वो गलती ज़रूर निकाल लेते हैं। मैं उनको नहीं कह रहा हूँ जिन्होंने कल कमेंट किया, मैं सिर्फ ऐसे ही जनरली बता रहा हूँ, प्लीज़ आप नाराज़ मत होना। मतलब वो हमारी गलती बता देते हैं और उससे जो मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनको पता है कि अगर मैंने इस गलती को सुधार लिया तो मेरे अंदर फिर कोई भी गलती नहीं रहेगी, वो भाई किधर अटकते नहीं हैं। आई एडवाइस यू कि आप भी ऐसा ही सोचो। जो लोग आपको कहते हैं कि क्या रे, कैसा घटिया किया है, कितना बेकार है, क्या है, बेवकूफ़, एकदम एकदम घटिया, भाई उससे पूछना इसमें ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप इसको घटिया कह रहे हो। फिर वो बताएगा कि ये देख, ये देख, ये देख। उसी चीज़ को नेक्स्ट टाइम इतना ज़्यादा अच्छे से करो कि वो बोल ही नहीं पाए कि ये घटिया है। और जो कल कमेंट आया था, मैं उनका नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, बट उन्होंने भी उनके चैनल पे एक वीडियो बनाया था। और वो वीडियो बहुत अच्छा था क्योंकि वो लाइव थे, उनके पास कंप्यूटर था, ईयरफोन थे, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं जेलशियस भी नहीं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं जेलशियस हूँ, लगता है आप लोगों को? नहीं। सो ऐसा है कि मतलब अच्छी बात है कि और फिर और तो मतलब ऐसे बहुत सारे जन हैं, पता नहीं अभी सब लोग क्यों इस चैनल को स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब जिसे देखो जो मतलब अभी बहुत अच्छी बात है कि कोई ना कोई, सब लोग उनके मतलब जितने भी हमारी एज के हैं वो सब कुछ ना कुछ यूट्यूब पर स्टार्ट कर रहे हैं। बट पता है सबसे बुरी चीज़ क्या है? वो लोग स्टॉप हो जाते हैं। देखो, यूट्यूब कोई चिप्स का पैकेट नहीं है कि मतलब 5 लोग ही खा सकते हैं या एक जन ही खा सकता है। यूट्यूब एक बड़ा सा ब्रांड है जिसको मतलब चाहो जितनी बार उसमें से जितना ले सकते हो आप ले लो, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस, ये एक ऐसा मन, ऐसा मतलब मेथड है जो कभी स्टॉप नहीं हो सकता। एंड सो आई सजेस्ट यू कि अगर आपने भी कभी भी कोई भी वीडियो डाला है ना, तो ऐसा मत समझना कि वो स्टॉप है। वो स्टॉप नहीं, वो स्टार्टिंग है। और सब कुछ हमारे माइंड में होता है, माइंड को बस सही ऑर्डर देना है, फिर वो सब कुछ कर लेगा। तो अब आ जाते हैं हमारे वीडियो पे। तो हमने देख के पता चल गया होगा कि वीडियो धमाकेदार होने वाला है। हाँ, वीडियो धमाकेदार होने वाला है। इसमें मैं आपकी प्रॉब्लम्स जो एमसीक्यू में करते टाइम जो प्रॉब्लम्स आती है उनको मैं सॉल्व करूँगा, साथ ही साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और मैं ये भी बताऊँगा कि जब ऐसे इस टाइप जब मेटल्स और नॉन मेटल्स के घुमाने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको वापस एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाते हैं। तो इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपने ब्रेन के अंदर एक सेल बिठा लो और चलो अब स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि अभी की वॉइस भी सही आ रही होगी। अभी ये वाला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मेटल ऑक्साइड, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर वे आर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल। हमारे पास 3 मेटल्स हैं, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर। ठीक है, मतलब इसमें मैग्नीशियम हमारा मेटल नहीं है, बट फिर भी जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर, इसको हमने हमने 3 मेटल के साथ
हीटअप किया या फिर रिएक्ट कर रहा है। तो आखिर वो तीन मेटल्स है क्या? फर्स्ट है जिंक ऑक्साइड, सेकेंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड और थर्ड है कॉपर ऑक्साइड। तो अब ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में मतलब 106% आएंगे क्योंकि इसमें क्या ये ट्रिकी होते हैं। तो देख लो, जो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि एमसीक्यू जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इजी होंगे, जय माता दी करके आ जाएंगे, और कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एमसीक्यू तो बड़े यार मुश्किल टाइप होंगे, छोटे होंगे बट दिमाग को चकरा देंगे। तो भाई जो लोग यार ऐसा सोच रहे हैं ना, मैं उनको बता देता हूँ इन दोनों में से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जो एमसीक्यू सीबीएसई बनाएगी वो इन दोनों का मिक्सचर होगा, एकदम परफेक्ट मिक्सचर, 5:5 वाला। तो ये क्वेश्चंस आने की एग्ज़ाम में क्यों इतनी परसेंटेज है? ये इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चंस पूरे चैप्टर का मेरी ब्रीफ है। क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर अगर कोई चीज़ या कोई क्वेश्चन शॉर्ट में बता रही है, उस क्वेश्चन को सीबीएसई नहीं डालेगी तो किस क्वेश्चन को डालेगी? सो इस क्वेश्चन में ऐसा है कि अगर जिंक और जिंक ऑक्साइड को अगर अपन मिक्स करेंगे तो क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो, इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो, ऐसा हो सकता है कि यही नॉन मेटल्स एग्ज़ाम में आ जाए। तो इसके लिए आपको लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो मैंने टेस्ट पेपर की सीरीज़ थी उसमें भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे डाले हैं, मतलब 20 क्वेश्चंस उसमें ऐसे ही है। प्लीज़ आप उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि जैसे कि मेरे को भी अगर कोई नया चैप्टर पढ़ना होता है तो मैं सबसे पहले उसको एक बार रीड करके फिर वो एमसीक्यूज करके फिर मैं आप लोगों को सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। सो वो एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इतने ज़्यादा इन बिटवीन और पुराने सैम्पल पेपर से लिए हुए हैं कि उसमें पूरे सीबीएसई के ईयर का उसमें है। सो प्लीज़ आप उनको प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, विच मेटल डू नॉट कोलाइड इजीली? तो देखो, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो उतने ही ज़्यादा कोरोसिव भी होंगे। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे बहुत सारे मेटल हैं, जैसे कि कॉपर है, मतलब आयन है, तो ऐसे हैं। पर जो रिएक्टिविटी में सबसे कम है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर या फिर और भी है, तो वो रिएक्टिविटी में कम है तो वो कोरिजन में भी कम होंगे, सीधी सी बात है। अब व्हाट आर एलॉयज? देखो, एलॉयज ऐसे इस तरह के एलियंस हैं जिनको मतलब दो मेटल या नॉन मेटल के मिक्सचर से बनाया है। उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है और मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके, और वो मतलब एकदम परफेक्ट होता है। और परफेक्ट क्यों होता है और हम उसको यूज़ में क्यों लेते हैं, इसको आपको एक एग्जांपल से पता चल जाएगा। हम आयन के और मग के पहले यूज़ करते थे, बट अब अपन स्टील के यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टील जो है वो एक एलॉय है आयन और कार्बन का। यस, कोई भी अगर कहता है कि आयन और कॉपर का गलत बोल देना, वो गलत बोल रहा है, क्योंकि आयन और कॉपर होता है मतलब कार्बन होता है। अब आ गए हमारे एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इसमें से कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बताता है? अब इसका अपन कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई इसमें से डिस्प्लेस करेगा ही करेगा? तो इसमें देखो, NaCl और MgL2 इनके डिस्प्लेसमेंट वो भी कॉपर और एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा टाइप लगता है, ठीक है। Na यानी कि सोडियम, फिर ये क्लोराइड बन जाता है और वो भी कॉपर। सो ये कुछ मैच नहीं होता। फिर MgCl2, ठीक है, तो ये भी कुछ मैच नहीं होता। फिर FeSO4 का ये है कि एक है आयन, एक है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि आयन डाइऑक्साइड का ये वो है सॉल्यूशन। बट इसमें जो Ag यानी कि सिल्वर या गोल्ड में से NO3 यानी कि सोडियम नहीं है, सिल्वर नाइट्रेट है, तो कॉपर को ऑब्वियसली करेगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। Which of the following method is suitable for preventing iron fine print from rusting? Applying grease, applying paint, applying a coating of zinc. All of the above. ये तीनों ही चीज़ें उसमें हेल्प करेंगी। An element react with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be calcium, carbon, silicon and iron. तो
तो आखिर वो क्या होता है, वो कैल्शियम होता है। कार्बन कभी मिक्स नहीं होता, सिलिकॉन भी नहीं, आयरन भी नहीं। Question number 4. Food cans are coated with tin, not with the zinc, because देखो इसमें आ जाता है हमारा जुगाड़ू कंजूस दिमाग। ये इसलिए है क्योंकि जिंक जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। हाँ, जिंक के नाम से ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बट एक फूड कैंस के लिए अपन उसका यूज़ करें तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। यू हैव गिवन अ हैमर, बैटरी, बल्ब, फायर एंड अ स्विच। तो अब इसमें से आप इसको कैसे बताओगे कौन से मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, और एसेस देम यूजफुल डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो देखो ऐसा है, तो हमारे पास एक सर्किट का पूरा मटेरियल है। अब सर्किट का मटेरियल कौन कौन सा है, एक बैटरी, एक बल्ब, फायर और स्विच। ठीक है, तो ये मटेरियल्स हमारे पास पूरे हैं। इन मटेरियल्स का यूज़ करके अपन एक सर्किट बना सकते हैं, और अगर वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बल्ब अगर ऑन हो जाता है, इट मीन्स कि वो सारे के सारे मेटल्स हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए। और अब तो एक और चीज़, अब हैमर का क्या करना है। हैमर को अपने सिर के ऊपर पटकने से तो रहे, हाँ सिर के ऊपर नहीं पटक सकते, पर उसके सिर के ऊपर दूसरा हैमर ज़रूर पटक सकते हैं। पर हैमर ए को गर्म करके अगर अपन उसके ऊपर हैमर बी पटकेंगे तो वो शीट्स में चेंज हो जाएगा, और जैसे वो शीट्स में चेंज हो जाएगा हमारे दिमाग में एक कीड़ा दौड़ने लग जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं मेलेबिलिटी। सो उससे अपन को ये पता चल गया कि ये जो आयन है ये मेलेबल है, और जिसका मतलब है कि ये एक आयन है, और आयन जो कि एक मेटल है। क्वेश्चन 6, What are hemerotropic oxide? Give 2 examples of hemerotropic oxide. देखो ये वो ऑक्साइड होते हैं जो बिहेव करते हैं एसिड और बेस की तरफ, एसिड और बेस की तरह। ये एग्जाम में ज़रूर आएगा क्योंकि इन बिटवीन है। इन बिटवीन मतलब एकदम कुएं में से निकाला हुआ है। आल्कोहल हेमेट्रोपिक ऑक्साइड, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको पता नहीं बुक की कौन सी खाई में से निकाला है, बट इसको लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Name two metals which displace hydrogen from dilute acid and two metals which will not. So ऐसे कौन से दो मेटल्स हैं? सो वो दो मेटल्स है सोडियम और पोटेशियम। दिमाग में फटाक से आ जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और फिर सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव कौन सा है? हाइड्रोजन, जो कि उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। Question number 8. In the electronic refrigeration of a metal ion, what will you take as anode and a cathode and the electrolyte? ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये मेंटल एबिलिटी का है, और सीबीएसई वाले मेंटल एबिलिटी को ही चेक करते हैं। इन द इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल, एनोइड यानी कि इम्प्योर, ठीक है, कैथोइड यानी कि अ टाइनी स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, सी यानी कि पी, सी पी ए सी, और सी यानी कि प्योर मेटल, और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द मेटल, एम। अब प्रत्युष टेक a sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas involved by inverting a test tube over it. As shown in the figure. क्या पता है इसको गर्म कर रहा है, उसके अंदर से वेपर जा रहा है ना, उससे इसका हाथ जल सकता है, बट वॉट एवर, क्या कर सकते हो। वॉट विल बी द एक्शन ऑफ द गैस, गैस का एक्शन क्या होगा। देयर विल नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर पर कभी नहीं होगा। अब ड्राई लिटमस पेपर पर तो ये कभी नहीं होने वाला। सो मॉइस्ट लिटमस पेपर पर क्या होगा, सिंस सल्फर डाइऑक्साइड है, तो किधर गया यार, घूम गया। हाँ, तो इट टर्न्स मोस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट मॉइस्चर टू फॉर्म सल्फरियस एसिड। सो अब राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसकी केमिकल इक्वेशन ये होगी कि S+O2 इज इक्वल्स टू SO2, SO2 प्लस H2O इज इक्वल्स टू H2SO4, सॉरी H2SO3। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन नंबर 10। सो स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ द आयन। तो इसमें सिर्फ दो ही वेज हैं, एक ऑयलिंग ग्रीजिंग और एक है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना। तो अब 11, और टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म वे नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑयल। सो इसमें एसिडिक भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजंस। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड मेक ज्वेलरी। देखो वो सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं इसलिए, और वो शाइनी भी होते हैं इसलिए।
सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इसलिए, और वो रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। उसकी हीट कंडक्टिंग एबिलिटी की वजह से हम उसको यूज़ करते हैं, बाकी कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। यू मस्ट हैव सीन टेनिस्ट कॉपर वेसल्स बीन क्लीन बाय लेमन। देखो ऐसा है, कॉपर के ऊपर है ना एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, जिसको सिट्रिक एसिड डिकम्पोलाइज कर देता है, और डिकम्पोलाइज करने की वजह से वो लेयर हट जाती है। इसलिए वो लेमन और टैमरिंड सीड से हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि लेमन और टैमरिंड के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, सो अब क्या कर सकते हैं कि नहीं एग्जाम में आएगा, क्या सोच रहे हो? पूरा चैप्टर का ब्रीफ है यार ये। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन तो ऑक्साइड बना देते हैं, और अगर नॉन मेटल्स होंगे तो फिर वो न्यूट्रल ऑक्साइड या फिर एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म कर देंगे। द रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड। सम मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, और कुछ हॉट वाटर, और कुछ किसी स्ट्रीम के साथ करते हैं, जहाँ के नॉन मेटल्स किसी के साथ भी नहीं। और जो मेटल्स है वो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिसके अंदर सॉल्ट होता है, उससे हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं। पर नॉन मेटल्स ऐसा कुछ भी नहीं करते, और मेटल जो है वो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं उनके रिएक्टिविटी के हिसाब से। नॉन मेटल्स ऐसा सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कुछ नहीं करते। और मेटल्स जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और नॉन मेटल्स जो हैं वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्वेश्चन 15, मैन वेंट डोर टू डोर पासिंग एज अ क्लोथ्समैन, ही प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर। ठीक है, तो एक आदमी था, शॉर्ट में समझा तो एक आदमी था जो हर घर पे जा रहा था, और वहाँ के उनसे ऑर्नामेंट या ज्वेलरी ले रहा था, और कह रहा था कि मैं इनकी शाइन वापस लेके आ जाऊँगा। पर जैसे वो शाइन तो वापस आ गई, उस शाइन को देख के जिसने दिए थे उसको काले चश्मे पहनने पड़े। पास में गाना चला था, और एक काला चश्मा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा क्या हुआ कि उस गोल्ड की शाइन तो वापस आ गई, पर जो उसका गोल्ड था ना वो थोड़ा सा कम हो गया, वज़न उसका कम हो गया। अब ऐसा क्यों? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम आपको याद है? एक्वा रुकिया। ये उसकी वजह से हुआ था। वो जो ग्लोट्स में था वो एक्वा रुकिया साथ में लेके आया था, जिसमें उसने ज्वेलरी को डिप किया था। उसकी वजह से उसने सारे ऊपर की लेयर हटा दी, और रह गई तो अंदर की शाइनी लेयर। अगर घर पे कभी कोई आता है शाइन करने के लिए तो मत कराना, क्योंकि मैं अपन करा के फंस चुके। और अपन समझदार है यार, साइंस स्टूडेंट है अपन। क्वेश्चन 16, गिव रीजंस वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स नॉट स्टील। तो देखो कॉपर इसलिए यूज़ होता है क्योंकि वो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि आयरन जो है वो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर या स्टीम कुछ भी हो सबके साथ रिएक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा तो ये दूसरे का क्वेश्चन है। सो चैप्टर हो चुका है ख़त्म। प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और आज का वीडियो कैसा था? धमाकेदार न्यूक्लियर बम आके था कैसा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना यार, रिक्वायरमेंट है प्लीज़ यार। तो थैंक यू। मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स को भी सब शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी तो पता चल जाएगा कि आत्मन स्टडी विद धीरज नाम की भी कोई चीज़ है। चीज़ बटर जो कहना होगा।